चलो भी पढ़ना स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया। सीईटी के सेकंड पेपर की तैयारी शुरू हो गई है, पता चला तुम लोगों को? जिनका सीईटी पास था, देखो उनका अगला टारगेट उनके सामने आ गया। जिनका सीईटी पास नहीं था वो रह गए बैठे हुए। तो जिसका सीईटी पास है, तुम में से तो बहुतों ने दिया ही नहीं होगा, बहुतों को पास है। हाँ, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं होता कि पेपर निकल रहे होते हैं। सीईटी पहली ज़रूरत है हरियाणा में नौकरी का फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी में। जिन लोगों का सीईटी पास होगा, और पास मतलब ये नहीं है कि 49 वाले, पास तो 48 49 वाले थे। सीईटी में जिनका स्कोर बहुत अच्छा होगा वो फॉर्म्स अप्लाई कर पाएंगे। अब वैकेंसी आ गई है कल, इसमें HSSC में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। अब ये वैकेंसी भरने की सिर्फ उन लोगों की एलिजिबिलिटी है जिन लोगों के मार्क्स का स्कोर बहुत अच्छा था सीईटी फर्स्ट फेज में। अब सीईटी का सेकेंड पेपर होगा जिसको आप मेंस की तरह देख सकते हैं। इस पेपर को सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जिनका ये फर्स्ट वाला बहुत अच्छा गया। अब जिसका ये अच्छा नहीं गया तो पेपर ही नहीं दे पाएंगे। हाँ जी, अच्छा, अगर सच में ये कि नौकरी लगनी है तो जो 62-65 वाले हैं ना, इनको तैयारी करनी चाहिए बढ़िया दमदार। जो बच्चे 65 से ऊपर हैं उनके चांसेस तो 100% है, उनको सेकंड चांस मिल गया। 62 से ऊपर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर पोस्ट है टेक्निकल तो 55 वाले भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल में कम लोग पास हुए हैं आगे की एलिजिबिलिटी के चलते। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जिनके 50 हैं। अब 50 वाले की नैया मझधार में है, वो तैयारी करे ना करे, और पूरे मन से तैयारी करनी चाहिए जो 65 कूद गया, क्योंकि वो तो 100% हर नौकरी के लिए एलिजिबल है। वो 100% मेंस के पेपर तक पहुंच गया तो उसकी चिंता तो हट गई। इसीलिए कहा था कि सीईटी का पेपर हर एक को भरना चाहिए और बहुत जान लगा के फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। तो जिनका पास है उनके लिए रास्ते खुल गए। कल होली के त्यौहार पर कितना बढ़िया उनको दिखा कि हाँ अब हमें तैयारी करनी है। और ये बहुत जल्दी ज्वाइनिंग्स होंगी। इनके पेपर अब देख लो, अप्रैल मई और जून, इनमें आप मान लो मेहनत करके ये इनकी ज्वाइनिंग्स दिवाली से पहले करा देंगे। होली और दिवाली के बीच का गैप है ना, नौकरियां लगने का टाइम था। अब जिसने सीईटी नहीं भरा उसने चांस खो दिया, जिसने सीईटी भरा पर पढ़ाई नहीं की उसने भी चांस खो दिया, जिसने सीईटी भरा पढ़ाई भी की पर नीचे रह गया 49 पर 50 पर, उसका भी चांस गया। तो इसलिए कहा जाता है, जब ये बात बोली जाती है ध्यान दो, सुन लो, पढ़ लो, ये बहुत काम की बातें होती हैं। अब ये बहुत अच्छा चांस है, इन 3 महीनों के अंदर बहुत लोग नौकरियों पर लगेंगे। 31-32 हज़ार के आसपास वैकेंसी आ गई है। कल के अखबारों की हेडलाइन थी, अगर तुमने पढ़ी हो तो आज आई होगी इनफैक्ट अखबार में, तो क्योंकि कल तो वैसे सोशल मीडिया पे वायरल था। तो कितने अच्छे चांस हैं। आपको ये भी पता चला होगा पुलिस वालों की जो 6600 वैकेंसी थी वो बुला लिए गए हैं। अब देख लो कोर्ट केस लटका रह गया ना बीच में। सरकार जिस घड़ी चाहे ना उस घड़ी डिसीजन ले सकती है। फिर ये सब चीजें रखी रहती हैं। जब उनको नहीं लगाने 6-8 महीने खींच दिया, 8 महीने प्लस हो गए उन लोगों को, रिजल्ट आए फाइनल, लेकिन नहीं दी ज्वाइनिंग। अब तुरंत में सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दिए और एक दिन में बुला लिए 3300 कुछ लोग। कहने का ये मतलब है कि जब टाइम हो ना तब उसको यूटिलाइज करना चाहिए, पढ़ने लिखने में, मेहनत करने में, क्योंकि जब समय बीत जाता है फिर दुख होता है। अब जिनके 52, 53, 54, 55 है सीईटी में, वो बेचारे अब सोचते होंगे काश यार उस टाइम और मेहनत कर लेते, 10 नंबर की मेहनत से आज सेकंड पेपर में मेहनत करके और लग जाते। तो गया चांस, तो गया। चांस नहीं जाता। आपकी जिंदगी का एक साल निकलने का मतलब है, क्या पता अगले साल वैकेंसी कम आए ना आए, बहुत कम आए, उसमें तुम एलिजिबल हो पाओ ना हो पाओ। तो इसलिए अपने चांस को मत गवाया करो। अब जितने लोग बंद पड़े हैं जिनका हो जाएगा कि भाई इतने से ऊपर है, वो जम के मेहनत करना। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में कितना पढ़ लिया था? आज तुम में से कुछ लोग तो किताब ही नहीं लाए होंगे ना? लाए हो सभी लोग? ठीक है, मुझे टॉपिक बता दो क्या पढ़ लिया, उससे आगे फिर मैं पढ़ा दूंगी। गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये पढ़ लिया था। नमक सत्याग्रह वगैरह, ठीक है। चलो चलो बोर्ड पे देखो। अब देखो पेपर में ना 2 सब्जेक्ट ज्यादा उठते हैं जब जीके की बात उठती है। एक तो साइंस, और अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में सबसे ज्यादा अच्छा तैयार करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि ये आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ा टॉपिक है। हिस्ट्री भी आती है लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं कम, इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि इलेक्शन से जुड़े टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े टॉपिक, जुडिशरी से जुड़े टॉपिक, या जो सरकार काम करती है, सारे टॉपिक को इसमें कवरेज मिलती है। कुछ बच्चे अभी नए जुड़े होंगे यहीं पे आके, तो ये काम करते हैं। आज मॉडर्न इंडिया के इस टॉपिक को मैं 1-2 दिन में दोबारा से शुरू करूंगी। इस हफ्ते इसको वहीं पे रोकते हैं, मंडे से वापस मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन का ब्रेक आ गया ना, तो कुछ लोग जो मंडे को ही जुड़े थे उनको अता पता ही नहीं है कि क्या चल रहा था, उन लोगों को दिक्कत आएगी। उस दिक्कत से उबरने के लिए 2-3 दिन अभी मैं कुछ ऐसा पढ़ाती हूँ जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे से अपनी मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू करेंगे, तब तक वो लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे बैच के अकॉर्डिंग। अब शांति छोड़ दो किताब को जहाँ है, अब मेरी बातों को सुनो। हमारे देश में सरकार चलती है और सरकार काम करती है एक रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जिसे आप कहते हैं भारत का संविधान। इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन।
आप सबको पता है अभी 26 जनवरी गई थी और मिस्र के इजिप्ट के हेड आपके चीफ गेस्ट बने थे, क्या नाम था उनका? अब्देल फतेह अल सीसी। पढ़ा था ना हमने करंट अफेयर्स में। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन आपने लागू किया उस दिन पहली बार 26 जनवरी, कब था ये? 1950 को आपके देश में चीफ गेस्ट बन के आए थे डॉक्टर सुकर्णो। वो दिन है और 2023 का 26 जनवरी है। सिर्फ एक पेंडेमिक को छोड़ दो जब आना जाना पॉसिबल नहीं था, और 20 में तो हमारे यहाँ आए थे चीफ गेस्ट बनके, 21 में 22 में हमने किसी को न्योता नहीं दिया क्योंकि पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ था, ट्रैवलिंग एक तरह से बैन की हुई थी और आवाजाही लोग कर नहीं रहे थे। अदरवाइज हर 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन लागू किया उस दिन कोई ना कोई चीफ गेस्ट बुलाया। ये हमने 1950 से प्रथा चला रखी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या भला, क्या इसकी जरूरत पड़ी? आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना भयानक था कि इसने सब देशों को, चाहे जीतने वाले चाहे हारने वाले, को कमजोर बना दिया। और इतना कमजोर बना दिया कि जो देश पहले एक दूसरे से यूं लड़ते थे कि मेरे उपनिवेश, मेरा जो एरिया है वो ज्यादा होगा, मेरी कॉलोनी ज्यादा, वो सब दबते चले गए। ये कहावत ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ना कि हमारा सूरज हमारे राज्य का कभी डूबता नहीं है, क्योंकि पूरी धरती के लगभग कॉन्टिनेंट्स पर जहां इंसान था वहां इनका कहीं ना कहीं राज था। आधी धरती पर दिन होता, आधी पर रात, तो इनका कहना था हमारा सूरज कभी नहीं डूबता क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलोनी होगी जो आधी धरती पर इधर और आधी धरती पर उधर होगी। तो ब्रिटिशर्स जैसे जो लोग थे जो इतने ताकतवर थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इनकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इतना नुकसान पूरी धरती पर हुआ हर देश का। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते इन्होंने मन बना लिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे। आजाद करना शब्द हमने बनाया, इन्होंने कहा था हम पावर जो हमारे हाथ में है वो ट्रांसफर करके इनके हाथ में दे देंगे। और ये एक रियल फैक्ट है कि इंडिया आजाद नहीं हुआ, इंडिया में पावर ट्रांसफर हुई थी, अंग्रेजों के हाथ से हमारे हाथ में आई। मैंने कभी आपको फ्रांस की अगर क्रांति बताई हो, लुइस 16 था, वो लोग जो थे वहां की जनता, उन्होंने लुइस को मार डाला था ना, और उससे उन्होंने एक तरह से मुक्ति पाई थी। फिर देखो रॉबर्टस्पियर नाम के एक आदमी ने वहां पे काम किया था, वो कहानी मैंने बताई होगी। आपने किसी से मुक्ति नहीं पाई, ये आपके देश को इसलिए छोड़ गए क्योंकि ये अंदर से खोखले हो गए थे। किस वर्ल्ड वॉर के बाद? और अगर आपको लगता है कि आप आजाद हुए तो आपके साथ साथ ही श्रीलंका भी आजाद हुआ। अगर आप लिस्ट निकालोगे ना 1947 से 50 के बीच में कितने देश आजाद हुए, तो एक लंबी लिस्ट है। ऐसा तो नहीं ना वो हमारी तरह सब क्रांति कर रहे थे। कारण था जिन जिन लोगों ने हमारे जैसे एरियाज पे राज किया वो इतने कमजोर हो गए कि उस राज को संभालना उनके बस की नहीं रहा, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपने उपनिवेशों को आजाद करना शुरू कर दिया। उसी सीरीज में हम भी आते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ जाने से पहले जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1946 में हमारे यहाँ एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये 1946 के स्टार्टिंग में आया, और इस कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का मतलब समझते हो क्या होता है? कैबिनेट इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 अंग्रेज आए, एक का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, एक था पैट्रिक लॉरेंस और एक था अलेक्जेंडर। पेपर में 4 नाम आएंगे और कहेंगे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये बस सुन लो, भी याद नहीं होंगे कोई बात नहीं। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इन 3 लोगों को कहते हैं कैबिनेट मिशन। इन 3 लोगों ने आके गांधी, अंबेडकर, नेहरू और पटेल और ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग की और कहा देखो भैया अब हम इंडिया से अपना काम समेट रहे हैं और हम हद से हद 1-2 साल यहाँ अपना काम समेटने में हमें लगेगा, क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है, 200 साल का काम था। उसके बाद हम चले जाएंगे, पर हमारे जाते ही तुम लोग जो है ना आपस में कैसे देश चलाओगे? हमारे रहते रहते काम को समझ लो, सिस्टम को समझ लो कि तुम्हें रूल कैसे करना है अपना कंट्री, और रूल करने के लिए कुछ लीडर्स होने चाहिए। तो हमारे रहते रहते अपने रूल एंड ये जो लॉ एंड ऑर्डर इनको लिख लो, ताकि तुम्हारे देश में हमारे जाने के बाद मारकाट ना मचे। और अपने देश के लोगों को, जो ये लीडर्स हैं सो कॉल्ड, इनको भी रूल कैसे करना है, शासन कैसे करना है, इसकी समझ होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बैठे बैठे अपनी सरकार बना के देख लो। अभी हम गए नहीं है यहाँ, अभी हम 1-2 साल हैं। इन्होंने हमें ये बात कब कही? हमने इनकी बात समझी कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, ये जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने काम करने के लिए, सीखने के लिए इनकी बात को मान लिया, और इनके कहने के अकॉर्डिंग हमने अपने देश में जुलाई 1946 में चुनाव कराए, इलेक्शन कराए। ये चुनाव ऐसे नहीं जैसे आज हैं, उस टाइम पे पढ़े लिखे अमीर टाइप के जिनका नाम था, जिनका एक रुतबा था, उन लोगों को हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में कहा कि भाई अपने अपने एरिया से 10 लाख, तब आपकी आबादी ना उस जमाने में 40 करोड़ थी, आज आप 140 करोड़ हैं, यानी 100 करोड़ लोग बढ़ गए 75 सालों में। तो हमारी आबादी कितनी थी? लगभग 40 करोड़ लगभग थी, इससे थोड़ी कम थी वैसे। तो कहते हैं 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव बना दो। 10 लाख की भीड़ पे एक आदमी या औरत, औरतें तब इतनी पढ़ती लिखती थी नहीं, तो 10 लाख की भीड़ पे अगर एक आदमी आएगा तो लगभग 400 लोग आएंगे। अगर एग्जैक्टली देखें तो 400, पर 40 करोड़ से कम थी आबादी। तो टोटल लोग जो आने वाले थे वो 389 आए। ये पेपर में आ जाता है कितने लोग टोटल आए थे? 389।
ये सब पढ़े लिखे अच्छे घरों के, जिनकी समाज में एक रुतबा था, हैसियत थी, एक बढ़िया जिनकी पोजीशन थी, नाम था, साख थी, वो लोग थे। इन 389 में से मैक्सिमम लोग हिंदू या फिर कांग्रेस के मेंबर थे। अगर वो मुसलमान थे तो भी वो कांग्रेस के मेंबर थे। मुट्ठी भर इसमें थे जो मुस्लिम लीग के या पाकिस्तान में जाने के इच्छुक थे। बाद में एक बात और क्लियर हो गई थी कि इंडिया द्विराष्ट्र बनेंगे, दो राष्ट्र बनेंगे, इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो 1946 के जुलाई में जब ये इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन के टाइम में तो सब एक था, लेकिन फिर अगले ही साल सबको पता था कि इंडिया अलग होगा, दो बंटवारे होंगे इसके। तो इनमें से लगभग 100 लोगों ने बाइकआउट कर दिया। और लास्ट में जो आपके इंडिया में उस बुक को लिखने के लिए जिन लोगों ने काम किया और जिन्होंने सिग्नेचर किए, वो कितने लोग बचे? 284। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बीच में 324 लोग भी होंगे, एक बार 299 भी होंगे, लेकिन आपको याद रखना है स्टार्टिंग का डाटा और जो लास्ट में जिन लोगों के साइन हैं। तो साइन कितने लोगों के हैं और स्टार्टिंग कितने लोगों से हुई थी? हाँ, तो आप देख रहे हो इनमें लगभग 100 लोग घट गए हैं। ये 100 लोग ज्यादातर किस में चले गए? पाकिस्तान में। सब लोगों ने जुलाई में जब ये हुआ कि ठीक है भाई इस सीट से ये, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो सबको पता होनी चाहिए। जब ये इलेक्शन की भैया हाँ इस सीट से ये आएगा, इससे ये, उस टाइम पर आपके देश में एक हस्ती जो चाहती थी कि मेरी एक जगह बने ताकि मैं काम कर पाऊं, वो कौन थे? आप सबको पता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत योग्यता वाले, बहुत क्षमतावान आदमी थे अंबेडकर। अंबेडकर कोई नॉर्मल ऐसे आदमी नहीं थे, जीनियस थे वो सच में। इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां, इतनी काबिलियत। अंबेडकर ने इलेक्शन में बंबई की सीट, तब बंबई का मतलब था ये पूरा गुजरात और महाराष्ट्र, बंबई की सीट से अपना नामांकन भरा कि भाई इस सीट से मैं इलेक्ट हो जाऊं। बंबई से नामांकन भरा, कहते हैं, ये मुझे नहीं पता सच या झूठ, लेकिन ये लिखा हुआ है ये सब बातें कि हर बड़े लीडर ने जी जान लगा दी कि कुछ भी हो जाए अंबेडकर नहीं जीतना चाहिए। सब लोगों ने, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं किताबों में, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे तो क्या ही बात कहूँ, लेकिन हर आदमी ने जी जान लगा दी कि कुछ भी हो जाए अंबेडकर नहीं जीतने चाहिए। और अंबेडकर हार गए। अब अंबेडकर यहाँ तो हार गए, लेकिन अंबेडकर बहुत तेज दिमाग थे। अंबेडकर ने सोचा कुछ भी करके अगर मैं इनका हिस्सा नहीं बना ना तो ये हम लोगों को कभी उभरने ही नहीं देंगे। हमारी जो दलित वर्ग है इस पर कोई नियम कौन बनाएगा? भाई सबसे काबिल अंबेडकर, और अंबेडकर को चुनने ना दिया गया। अंबेडकर ने जब इस सिचुएशन को देखा तो इन्होंने एनालाइज किया कि कांग्रेस में मेरे साथ नहीं है, कांग्रेस जी जान लगा के मेरे खिलाफ काम कर सकती है, मुझे आगे नहीं बढ़ाएगी। तब अंबेडकर जी ने कांटेक्ट किया मुस्लिम लीग को। कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम लीग ने कांटेक्ट किया, जो भी हुआ हमें नहीं पता, पर मुस्लिम लीग ने अंबेडकर जी को कहा कि हम आपको जितवाएंगे, 100% श्योर आप जीत जाएंगे, आप हम जहां कहें वहां से इलेक्शन लड़िए। अंबेडकर जी बजाय मुंबई के, मुंबई में तो हार गए थे, एक सीट यहां थी, इससे इलेक्शन लड़े। उस जमाने का ये बंगाल था। बंगाल के दो हिस्से थे ना, एक पश्चिमी बंगाल जो हमारा था और एक पूर्वी बंगाल जो आगे जाके फिर पाकिस्तान बनेगा। जो पाकिस्तान बनेगा ना, उसकी सीट पे किसको लड़वाया गया? उस इलाके में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा थी? मुसलमान। अब मुसलमानों को जैसा मुस्लिम लीग कहेगी वैसा ही करेंगे। मुस्लिम लीग ने जी जान लगा दी कि कौन जीत जाए? अंबेडकर जीत गए। अंबेडकर वैसे भी बहुत काबिल थे, जीत गए। जिस सीट से जीते, जो मैंने लिखा था ना 389, इसमें अंबेडकर शामिल थे। लेकिन ये सीटें तो कुछ साल बाद, एक साल के अंदर अंदर बटनी है क्योंकि आपका देश आज़ाद होगा। 1947 में जब आप आज़ाद हुए अगस्त में तो ये वाली सीट किसके पास चली गई? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन अंबेडकर तो इंडिया में रहेंगे, सीट चली गई। तो अब ये क्वेश्चन मार्क उठा, अब क्या होगा अंबेडकर जी का? क्योंकि जिस सीट से वो जीत के आए थे वो तो सीट ही नहीं बची। तो क्या अब अंबेडकर भारत के संविधान सभा के मेंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे? उस टाइम देखो भगवान की करनी कैसी होती है, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में होती हैं। M.R. जयकर, हिंदू महासभा में कुछ डिस्प्यूट हो गया आंतरिक, और M.R. जयकर जो बहुत बड़े आदमी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देते ही सीट खाली हो गई बंबई की। और फिर प्रेशर आया, जो ये अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, इनके ऊपर प्रेशर आया कि कुछ भी करके अंबेडकर को सीट दिलवानी है, चाहे कुछ हो जाए। इनके बिना तो लिख ही नहीं पाएंगे संविधान, नहीं संविधान अच्छा लिखा जाएगा। क्योंकि इस आदमी की काबिलियत ने यह महसूस कराया कि सबसे ज्यादा जो आदमी जानता है ना दुनिया के संविधानों के बारे में, वो यही आदमी है। इसकी मदद के बिना हम लिख नहीं पाएंगे। ये बाद में सबको फील हुआ। तो ये आदमी जो पहले हरवा दिया था बंबई की सीट से, जिसकी मुस्लिम लीग ने मदद की थी, बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर इनको M.R. जयकर की सीट मिली थी और बंबई की सीट से फिर ये आए थे। तो आप देखो कैसी कैसी कहानी है। ये ना आते तो सच में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना मुश्किल था। बाद में फिर इनकी काबिलियत इतनी है कि आपके इस 389 में से 284 लोग जो बचे थे, इन सब लोगों को मिलाकर अलग अलग डिवाइड किया गया और इन सब की अलग अलग कमेटी बना दी गई, समिति, जिसमें भाई अलग अलग कमेटी काम करती हैं। अब एक कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रारूप समिति। ड्राफ्ट तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। इस समिति के हेड बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर की कहानी समझ में आ गई? कौन से इलेक्शन हार गए थे ये? मुंबई के। कहाँ की सीट पे जीत के आए थे? पूर्वी बंगाल की। लेकिन बाद में वो क्या बन गया था? पूर्वी पाकिस्तान। तो फिर किसने अपनी सीट खाली की थी? M.R. जयकर ने। जयकर हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर हैं, जिसके मदन मोहन मालवीय सबसे बड़े आदमी थे। अब ये इस कमेटी के मुखिया हैं। अलग अलग समितियां बनी और अलग अलग समितियों में अलग अलग मेंबर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने पूरा खाका तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। भाई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ऐसे पार्ट्स होंगे, ऐसे आर्टिकल्स होंगे, ऐसे शेड्यूल होंगे। इस समिति में
7 मेंबर्स थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस 7 सदस्यों का मुखिया कौन बने थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब एक खास कहानी और सुनो इनसे जुड़ी। अम्बेडकर से पहले एक और आदमी ने बहुत सारा काम कर लिया था। अम्बेडकर जी तो नो डाउट बहुत काम करेंगे, लेकिन इनसे पहले एक और आदमी जिसका नाम किसी ने ठीक बताया, डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बहुत पढ़े लिखे, इतने काबिल आदमी कि इनको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग नीदरलैंड में, जो यूएनओ के अंडर एजेंसीज के रूप में जब हम पढ़ते हैं उसके अभिकरण, तो उसके 6 अंग भी पढ़ते हैं, 6 ऑर्गन। यूएनओ के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जिसके ये पार्ट थे। कितनी बड़ी बात है, यूएनओ में आपके देश के डॉक्टर BN राव को अपने इंटेलिजेंस के कारण जगह मिली। बेनेगल नरसिंह राव, जितने लोग इकट्ठे हुए ना 389, इन सबको पैसे मिलते थे काम करने के, क्योंकि सरकारी काम करने पर भी सरकार के अंडर जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है। BN राव एक ऐसा नाम है जिन्होंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में काम करूंगा, ये मेरी तरफ से अपने देश के लिए एक तरह से रिटर्न गिफ्ट है। भाई देश ने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैं वापस करना चाहता हूँ। डॉक्टर BN राव ने, ये रियल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा मोटा मोटा से जैसे रफ वर्क पहले से तैयार कर दिया था। उस रफ वर्क को बहुत अच्छे तरीके से फेयर करना और नई नई चीजों को ऐड करना, ये काम किसने किया फिर? तो दोनों आदमी ग्रेट थे, BN राव भी और BR अम्बेडकर भी। लेकिन राव ने अपना इनिशियल काम करके राव हट गए थे। राव ने ओरिजिनल जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके एक भारी भरकम काम पूरा किया, वो किसने पूरा किया? BR अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के पिता कौन कहलाए? BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी की कहानी मैंने आपको सुना दी, कैसे कैसे इनके खिलाफ थे लोग, फिर भी ये आ गए। अब जब ये इलेक्शंस हुए तो क्या था उस टाइम पर, कौन सा महीना था? जुलाई 1946। ये बैठकें जुलाई में नहीं स्टार्ट हुई, इसकी बैठक स्टार्ट हुई दिसंबर 1946। अब ध्यान से सुनना, 3 तारीख हैं जो पेपर में आती हैं, एक है 9 दिसंबर, एक है 11 और एक 13। सन एक ही चलेगा, 1946-46, एक एक दिन के गैप के बाद है, 9, 11, 13। 9 दिसंबर को पूरे देश से जो लोग चुने गए थे ना, लगभग 300 लोग, क्योंकि बाकियों ने बाइकआउट कर दिया है, मुस्लिम लीग, और ये बोले हम नहीं जाएंगे, 73 इनके थे। आपके देश में जो लोग चुने गए थे वो सब इकट्ठे हुए दिल्ली में, जिसको आप कहते हैं आज पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था, अभी भी वो हॉल है, जिसे कहते हैं CH सेंट्रल हॉल। इसमें सब लोग इकट्ठे, जैसे तुम बैठे हो ना ऐसे इकट्ठे बैठे सेंट्रल हॉल में। यहाँ बैठक हुई और यहाँ पर जो पहली बैठक थी, इसमें जितनी तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डी है ना, बस उससे एक ज्यादा आदमी, तो 207 आदमी पहुंचे थे। इनमें 8 औरतें भी थी, वैसे टोटल औरतें थी 389 में से 15, उन 15 में से 8 औरतें यहाँ पहुंची थी। 9 आनी थी, फिर एक आई नहीं थी। ये लगा लो पूरी उस बड़ी भीड़ में, 300 प्लस के भीड़ में से सिर्फ कितने लोग पहुंचे थे? 207। 9 तारीख को ये सब इकट्ठे बैठे और इन सब ने बैठ के सोचा कि यार काम करना शुरू करना है, तो क्या करें? किसी भी काम की शुरुआत में पहले एक हेड बना देते हैं, क्योंकि हेड फिर काम का बंटवारा कर देगा। तो इन सब ने देखा भाई हम 300 लोगों 207 लोगों में से सबसे उम्र दराज कौन है? यहाँ सबसे एज्ड आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, काफी उम्र दराज थे। तो सबने कहा भाई सर सबसे ज्यादा एज्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको हेड बनाते हैं। नाम क्या बताया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हेड बना दिया। ये इतनी खुशी का माहौल था, क्योंकि सोचो आप अपने देश के लिए कितने लोगों ने जान गंवाई, एक दिन ये इकट्ठे बैठे हैं और ये इतने खुश हैं दिल से कि भाई आज हम अपने आप अपने देश के लिए संविधान लिखने का काम शुरू करेंगे। और हमें इतना हक दिया कि अंग्रेजों ने, कि यहाँ अंग्रेज कोई नहीं है, हम सब इंडियंस हैं, कोने कोने से इकट्ठे हुए भारतीय। सच्चिदानंद जी बन तो गए, पर उम्र ज्यादा थी और खुशी भी ज्यादा, इनको हार्ट अटैक आ गया और इसीलिए फिर ये हॉस्पिटल में भर्ती कराने पड़े। अब जैसे एक आदमी ठीक है भाई बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन देश से बड़ा कोई आदमी नहीं होता। 11 तारीख को यहाँ कोई नहीं था, 10 को, 11 को फिर सब आए और सबने कहा यार किसी ऐसे को बनाओ जो थोड़ा खींच ले काम को, मतलब इतना भी खुश, ठीक है खुश होना चाहिए, पर हार्ट अटैक आ गया तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए एक यंग इन द सेंस 60 प्लस तो वो भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको आपके देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसमें मान लो तुम सब हो ऐसे इकट्ठे बैठे थे, उसका हेड बनाया गया और कहा गया कि सर आप ना अब पूरे देश को संभाल सकते हैं और आपको समझ भी है। अब राजेंद्र प्रसाद पढ़े लिखे आदमी है, वकालत पढ़ चुके। अगर आपको याद हो, चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने 4 आदमी बुलाए थे वकीलों के तौर पे, तो उनमें से एक वकील कौन था? इसका मतलब पढ़े लिखे और अच्छे घर से हैं, बिहार गांधी कहलाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और इतनी अच्छी संभाली कि आप सोचो ये आदमी 11 दिसंबर 1946 से आपके देश के लिए सबसे ऊंची कुर्सी पर काम कर रहा है। और ये आदमी आपके देश की इस कुर्सी से फिर बैठा बैठा इसी पर, जब डेट होगी ना 24 जनवरी 1950, तब तक ये इस कुर्सी पर बैठा है, संविधान सभा का अध्यक्ष। और इस दिन संविधान सभा को खत्म करेंगे और कहेंगे अब के बाद आप संविधान सभा नहीं, उन्हीं लोगों को अब के बाद आप संसद हैं, नाम बदल जाएगा उस संस्था का। मान लो तुम लोग हो, मैं अध्यक्ष हूं पहले संविधान सभा की, और फिर एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम संविधान सभा नहीं है, हमारा काम हो गया पूरा, हमने संविधान लिख दिया, अब से हम संसद हैं। तो संसद ने सबने
सबने कहा हम राष्ट्रपति बनाएंगे, और सेम आदमी को 24 जनवरी 1950 को भारत का क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप सबको मैंने बेसिक बैच में बताया होगा कि ये आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रेसिडेंट थे। कितने साल? 12 साल। यानी सोचो ये आदमी 1962 तक कहां से काम कर रहा था? ये आदमी देखो तुम 46 से, और कब तक इसने देश में काम किया? और सबसे बड़ी पोस्ट पर काम किया, पहले संविधान सभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर और फिर देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर। ऐसा आपको कोई और नाम नहीं मिलेगा। कितने लाइफ के कीमती साल इन्होंने इंडिया को दिए, 46 से 62 तक। पहले ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और फिर ये आपके पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 2 साल, और फिर 10 साल ये इलेक्टेड राष्ट्रपति बने। ये है इनकी कहानी। कौन से दिन को ये बन गए थे? अब सब इनकी बात माने क्योंकि ये क्लास के मॉनिटर हैं। क्लास में एक होता है मॉनिटर, सबको उसकी सुननी है। अब मान लो 13 तारीख को ये फिर आए सब लोग इकट्ठे, और इस दिन नेहरू ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। आपको कई बार वो पिक्चर्स भी दिखती हो अगर आप पढ़ते हैं किताबें। नेहरू एक ऐसे जैसे पोडियम है ना, ये ऐसे पोडियम पे खड़े हुए हैं, और उस पर थोड़ा आगे की तरफ शीशा लगा हुआ है, और उसमें कागज रखे हैं काफी मोटे भारी भरकम। वो कागज पूरे पढ़े थे नेहरू ने। वो क्या पढ़ा था? नेहरू ने यहाँ खड़े होकर जो कागज पढ़े थे वो कहलाता है संविधान का क्या पढ़ा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, इसका मतलब क्या हमारा उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। 2 चीजें होती हैं हम सबकी लाइफ में, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है गोल। कौन सा बड़ा होता है? तुम्हें पता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हो उद्देश्य, और इसे कहते हो लक्ष्य। कौन सा बड़ा है? उद्देश्य होता है छोटे पार्ट का लक्ष्य। यानी जैसे किसी का लक्ष्य भाई मुझे जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है। कामयाबी की परिभाषा सबकी अलग अलग है। कोई सोचता है नौकरी मिली मैं कामयाब हूं, ऐसा नहीं होता। नौकरी के बाद आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लाइफ रोज 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 आपको बहुत कुछ सिखाती है। उद्देश्य हमेशा छोटे रखने चाहिए। भाई मैं 1 हफ्ते के अंदर अपनी लाइफ में ये चेंज करूंगा, मैं अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा दूंगा, या मैं अपने व्यवहार को अच्छा बनाऊंगा, या मैं अच्छे रिलेशंस मेंटेन करूंगा, मैं अपने घर वालों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा। ये आपके छोटे उद्देश्य हैं। मुझे अगर आगे बढ़ना है ना तो मुझे पहले छोटे उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। आप आज ये सोचो कि मैं 2 साल के अंदर नौकरी लग जाऊंगा, काम कुछ करो ना, या लग जाऊंगी, तो कुछ नहीं होने वाला। हर रोज का प्लान करना होता है, हर हफ्ते का प्लान करना पड़ता है। 1 महीने में हम इतना अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आएंगे। जब आप छोटे टारगेट बनाते हैं ना तो उन्हें कहा जाता है ये हमारा उद्देश्य है। जो इंसान उद्देश्य हासिल करता है वही एक दिन जाके लक्ष्य हासिल करता है। एकदम से लक्ष्य नहीं बनता। और किसी भी इंसान की जिंदगी का लक्ष्य पता है हमेशा क्या होता है? जैसे तुम्हें अब फिलहाल तुम जिस स्टेज पे, मुझे भी ऐसा लगता था बस नौकरी मिल जाए सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नौकरी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। फाइनल उद्देश्य पता है क्या होता है? हम संतुष्ट रहें, हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएं, हम खुश रहें। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है इंसान का। बहुत लोगों को लगता है कि नौकरी और पैसा उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौकरी और पैसा अगर लक्ष्य को हासिल करते तो बहुत बहुत अमीर लोग सुसाइड क्यों करते? कितने बड़े बड़े लोग जिनके पीछे मतलब अकूत संपत्ति के मालिक हैं वो मर जाते हैं। तुमने देखा हो IAS IPS भी सुसाइड कर लेते हैं, खुद को शूट कर लेते हैं। इसका मतलब नौकरी गारंटी नहीं है। इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें कोई नहीं बताता ये बातें, ध्यान से सुन लो। ऑब्जेक्टिव छोटे बनाने चाहिए और गोल हमेशा बड़ा। गोल जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको लगता है कि अब मैंने, जिस दिन इंसान मरता हो ना और वो ये फील करे कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई था या मैं बहुत संतुष्ट थी, मैंने एक परफेक्ट जीवन जिया। बड़ी गाड़ी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ना, बड़ा घर नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ना। अगर आपके पास रिश्ते नहीं है ना तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। फिर चाहे आपने कुछ कमाया लेकिन आपने कुछ नहीं कमाया रियलिटी में, क्योंकि ना किसी की गाड़ी साथ जानी ना किसी के बंगले। हाँ, कमाना जरूरी है, कमाना भी हमारी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य ना हो। तो ये हमारे देश के लिए ऑब्जेक्टिव रखे। किसने रखे ऑब्जेक्टिव? नेहरू ने। वो जो कागज पढ़े, बेटा सुन ले, कहीं तेरा लक्ष्य विहीन रह जाए जीवन, है ना। जिंदगी में ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये रखो, जब मैम बोले तो हम सुन लें। मेरी बातें बहुत काम की हैं, ये 4 साल बाद समझ में आएगा, लेकिन तब तक फिर उम्र निकल जाएगी। बेटा ध्यान से सुनो और समझो। तो हमारे नेहरू जी ने क्या रखा सबके सामने? लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो आज तक भी अचीव नहीं किया इंडिया ने। हमने उद्देश्य बनाए और नेहरू ने खड़े होकर वो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा तो सबने कहा भाई पास करो, सही पढ़ रहा है। तो कहा नहीं, वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं? क्योंकि इतने दिनों के अंदर अब तक मुस्लिम लीग नहीं आई थी। लीग अपनी अलग प्लानिंग अलग कर रही थी, अलग खिचड़ी पका रही थी। बहुत सारे इसमें आपके खुद के देसी राजा भी नहीं आए थे। तो अंबेडकर जैसे लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसे पास नहीं करेंगे, वेट करते हैं। वो भी तो भारत के ही आदमी हैं, तब तक तो पाकिस्तान भारत था। हमने वेट बहुत लंबा किया, अगला साल आ गया, क्योंकि ये दिसंबर था ना, कुछ दिन बीत गए तो अगला साल आ गया। और ये इस चक्कर में फिर पारित हुआ 29 जनवरी, क्या आया होगा, 1947। पेपर में ये डेट पूछ लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 29 जनवरी 1947। जबकि पेश कब हो गया था? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया था? हाँ, तो 3 नाम याद रखना। 9 तारीख को कौन वो हार्ट अटैक वाला आदमी था? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 को कौन थोड़े यंग बनाए थे? राजेंद्र प्रसाद। 13 को किसने रेजोल्यूशन पढ़ा था? नेहरू ने। तीनों नाम समझ में आ गए? पहला सच्चिदानंद सिन्हा, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये आजादी का साल आ गया।
इस आज़ादी के बाद ही आपके अंबेडकर जी की सीट चली जाएगी, क्योंकि आज़ादी मिली और उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद वो कहाँ से फिर बनाए गए? हाँ, फिर इलेक्शन नहीं हुआ, सीट खाली हुई, उस पर बैठा दिए। इस बीच में आपके देश में बहुत लोग थोड़ा 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 काम कर रहे थे, और इनमें पटेल थे, नेहरू थे। एक बात खास ये है कि देश में सबसे बड़ा लीडर इस टाइम कौन था? भाई 47 में तो यही लीडर थे। गांधी ने स्पष्ट कहा, मैं इसका मेंबर नहीं बनूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और अजीब बात है। ना गांधी को देश का राष्ट्रपति बनने का शौक था, ना गांधी को देश का पीएम, क्योंकि गांधी के जीते जी बने थे ये सब लोग। ये सच्चिदानंद सिन्हा अगर देखा जाए तो गांधी के टाइम के ही तो हैं। गांधी ने स्पष्ट कहा था, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शन में नहीं हिस्सा लूंगा, ना मैं इसका मेंबर बनूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शन जुलाई 1946 में हुए हैं। गांधी तो 1948 की जनवरी तक बैठे थे। तो ये पेपर में आ जाएंगे 4 नाम, और जो नहीं सुनेगा वो सोचेगा गांधी तो जरूर रहे होंगे। गांधी इसके मेंबर नहीं थे, ये ध्यान रखना। गांधी का योगदान नहीं दिखता, काम बहुत किया, लेकिन इसमें कहीं स्पष्ट रूप से गांधी दिखते नहीं है कि प्रत्यक्ष गांधी मीटिंग में बैठे हो। महात्मा गांधी का यहां से नाम काट देते हैं। अब आपके देश में जो काम कर रही है वो क्या कहला रही है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसमें बंटवारे के बाद एक सीट पर आकर बैठ गए हैं, जयकर की सीट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर को काम भी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, दुनिया भर का नॉलेज है उनको। इसीलिए 29 अगस्त 1947, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपकी कमेटी बनाई जाती है, जिसको नाम क्या दिया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। इसमें 7 मेंबर्स रखे जाते हैं, सातों पढ़े लिखे और बहुत काबिल आदमी हैं, और इनका हेड बना दिया जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर को। इसकी डेट पूछ लेंगे वो कि कब बनी थी। इस दिन को याद करने का तरीका है, इस दिन को हर साल आप क्या मनाते हो? स्पोर्ट्स डे। आप इस दिन को खेल दिवस मनाते हो। क्यों? क्योंकि किसका बर्थडे होता है ये? मेजर ध्यानचंद का। ध्यानचंद के नाम पे आपके सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड है ना। मोदी जी ने नाम बदल दिया, पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब 2020 के बाद से क्या नाम पड़ गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। उनका बर्थडे है ध्यानचंद जी का 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर का। तब से ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम चला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर दिन काम चला। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो हम कहते हैं 1 साल में एक क्लास पास कर ली। 1 साल में कितने दिन होते हैं? जबकि स्कूल में कितने दिन जाता है बच्चा? लिखित में है ये रूल है। स्कूल में बच्चे को जो प्राइमरी क्लास है ना वो 210 दिन तक लगानी है, और जो प्राइमरी से ऊपर के सेक्शन है वो 220 दिन तक। ये रूल है, इसको फॉलो करना है। ये साइकोलॉजिकली सोच समझ के बनाया गया। आप अगर इसको ध्यान से देखो, अगर हम 30 दिन मान लें एक महीने में, तो 7 महीने स्कूल जाता है बच्चा, यानी कितने महीने घर रहता है? 5 महीने। वो छुट्टियां कभी दिवाली की, कभी होली की, कभी सेकंड सैटरडे की, कभी नवरात्रों की, देखिए ना छुट्टियां। कायदे से सिर्फ 7 महीने गया, लेकिन हम कहते हैं क्या है? 1 साल में एक क्लास पास होती है। ये यहाँ भी लागू होगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का मतलब ऐसा नहीं कि रोज गए। इन लोगों ने सेशंस रखे, भाई इतने 24 से और अगली 28 तक का सेशन, फिर ब्रेक, फिर अगले महीने 5 तारीख से 25 तारीख तक। ऐसे इन्होंने 11 सेशंस रखे, सत्र रखे। ये पेपर में आ जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में से सत्र कितनी बार हुए? 11 बार। और इन सत्र में जो बैठक हुई ना वो 165 दिनों तक हुई सिर्फ। तो कितने सत्रों में बैठकें हुई हैं? 11 सत्र। कितने दिन तक? तो सोचो बीच में कितने लंबे ब्रेक आए होंगे। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को ब्रेक मिलते हैं। कहने को साल भर में एक क्लास होती है, पर बीच का 5 महीने का ब्रेक भी आता है। ये समझ में आ गई बात? इसका पहली बैठक कब स्टार्ट हुई? मैंने अभी दिन बताया था, 9 दिसंबर 1946। पहली और लास्ट पूछेंगे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 1946। और लास्ट कब हुई? नहीं, अच्छा 13 तक निपट भी गए 2 ही दिन में। लास्ट बैठक कब हुई? लास्ट बैठक हुई 24 जनवरी 1950। ये लास्ट बैठक है, पेपर में आ जाएंगे ये पहली बैठक और अंतिम बैठक। जिस दिन ये बैठक हुई ना उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को ये किताब पूरी तरह लिख के फाइनल, मान लो आज दिन है, तुम सब आए हुए हो, अध्यक्ष भी है, हम सब मेंबर्स हैं। अध्यक्ष ने कहा भाई फाइनली, जैसे अंबेडकर जी ने कहा जी किताब पूरी तैयार है। इस किताब को ना हैंड राइटिंग में लिखा गया है, हस्तलिखित है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो मार्केट में बिकता है ना टाइप वाला, ये ओरिजिनल थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ फोटोकॉपी या फिर जैसे उसका किसी ने ट्रांसलेशन कर दिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन बुक है ये, और ये बहुत बहुत संभाल के रखनी पड़ी है। क्योंकि आप देखो किसी किताब को आप 2 साल बाद खोलो तो पीले रंग के कागज जाते हैं बंद किताब के, देखा है आप लोगों ने? उसमें कीड़ा लगना ही लगना है, क्योंकि कागज बनता है जो लिविंग मटेरियल रहा है। कोई भी लिविंग चीज कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी, इसीलिए इसका कागज, इसकी निब, इसकी इंक, ये विदेशों से मंगवाया गया सामान था। और बाद में फिर इसको जो रखा गया ना, हीलियम का बॉक्स बनाया गया स्पेशल, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इसको ऐसे नहीं रोज खोल खोल के देखते हैं, ये किताब बंद करके, और एक तरह से देश की धरोहर है, इसको सेफ रखा गया है। उस रूम को भी स्पेशल, वो हीलियम बॉक्स है, उस रूम के अंदर एक बॉक्स, हीलियम तो गैस होती है ना, सोचो जैसे गैस का यूज करके वो बॉक्स बनाया गया, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी गई, तब ये कागज उसके अंदर रखा गया किताब के फॉर्म में कि भाई ये गल ना जाए, क्योंकि आज से 10,000 साल बाद भी ये सेफ होनी चाहिए। ये रोज नहीं लिखी जाती। ओरिजिनल
कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, और हैंड रिटन में राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई कुछ भी लिख दो, क्योंकि ये तो धरोहर थी। इसकी राइटिंग को करने के लिए ना उस जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर की एक यूनिवर्सिटी थी, अगर मैंने कभी नाम बताया, विश्व भारती, पता है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में वहाँ कैलीग्राफी सिखाते थे, बहुत सुंदर स्टाइल से लिखना। तो 2 आदमी बुलाए थे वहां से, नेहरू जाके मिले थे उनसे खुद, और नेहरू ने कहा था कि सर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, क्या आप मदद कर देंगे? उनमें से एक का नाम था, अभी दिमाग से नाम निकल गया, कोई बिहारी नाम आता था उसके बीच में, बिहारी तो बेटा अब मुझे याद नहीं आ रहा, चलो याद आएगा तो बता दूंगी। एक बोस थे और एक, हाँ, प्रेम नारायण, एक तो रायजादा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद आ गया, ये लंबा चौड़ा सा नाम था। और एक कोई बोस थे, दोनों बहुत बहुत अच्छे थे, और दोनों की राइटिंग और पिक्चर्स की जो बनाने की आर्ट थी ना, वो गजब थी। एक की ड्राइंग पेंटिंग अच्छी थी, एक की राइटिंग जब स्टाइलिश लिखी जाती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो इन दोनों से नेहरू ने कॉन्टैक्ट किया, और इनमें से जो वो ड्राइंग बनाने वाले थे ना, क्या किया उन्होंने, जैसे कागज है, देखो बोर्ड पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पेज को अगर आप खोलेंगे ना, आप एक आइडिया ले सकते हो, अगर आपने स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ी हो, अभी भी 6th 7th 8th की एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेज पे कहीं हमारी प्रियम्बल लिखी हुई है किसी क्लास में, किसी में मौलिक कर्तव्य, किसी में मौलिक अधिकार। नहीं देखा तो अब देखना जाके, किसी बच्चे की किताब 6ठी से 8वीं तक एनसीईआरटी उठा लेना, ऐसा पेज होगा, इस पेज का ऐसा बॉर्डर मिलेगा 100%, और उस बॉर्डर पे ना बहुत सुंदर ड्राइंग मिलेगी, जैसे फूल पत्तियां, बेल बूटी टाइप की हर एक पेज पर। ये जो बेल बूटी और फूल पत्तियां बनाई है ना, ये जैसे बोस और रायजादा, 2 लोग मैंने बताए, इन दोनों का काम अलग था। जो डेकोरेशन का काम किया वो बोस ने किया था, और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इनकी राइटिंग है पूरी, और इनकी राइटिंग इटालियन स्टाइल में लिखी हुई है, सीधे अक्षर नहीं है, हल्का सा तिरछा नहीं लिखते हैं, उस स्टाइल में इन्होंने लिखा है। और पूरे का पूरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये बाद में आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश में। किस स्टाइल में लिखा गया? इटालियन। 2 लोगों का योगदान है इसको लिखित बनाने में, एक रायजादा का और एक बोस का। बोस का नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, मैं देख के बता दूंगी। तो ये 2 लोगों का काम है, लेकिन इन लोगों ने मेहनत सिर्फ लिखने में की है या ड्राइंग बनाने में? असली काम और मेहनत किस आदमी ने कर रखी थी? अंबेडकर जी ने, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ तैयार किया था, इसलिए फादर कौन कहलाया? अंबेडकर। इनका तो काम राइटिंग का था, नो डाउट राइटिंग बहुत सुंदर लिखी, और आसान नहीं है इतनी मोटी भारी भरकम किताब को एक जैसी राइटिंग के फ्लो में लिख दे रहा। ऐसा नहीं, जैसे तुम लोग अपने पेपर याद करो, तुमने 10वीं में पेपर लिखा होगा, 12वीं में स्टार्टिंग का पेज साफ, पीछे का पेज कैसा करते थे तुम, है ना? तुम्हें वो 10 पेज भरने थे, इस आदमी ने कितने पेज भरे हैं? 1,90,000 शब्द लिखे। तुम याद करो, तुम्हारा ऐसे होता था 100-150 शब्दों का, जिसमें तुम कीड़े मकोड़े चला देते थे। ये 1,90,000 एक राइटिंग में, बिल्कुल पहली लाइन उठा लो और लास्ट लाइन सेम राइटिंग है, कहीं ऐसा नहीं कि बस घसीट के लिख देना है। इस आदमी का बड़ा योगदान है, पर इसको कच्चा काम किया हुआ मिल गया, जो किसने कर रखा था? अंबेडकर जी ने। जिस दिन ये बुक लिखकर तैयार हुई, उस दिन तारीख थी 26 नवंबर 1949। मान लो आज का दिन है, अब मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ, हम सब ने मिलकर काम किया, तुम मेंबर्स हो सब, तुम में से कोई अंबेडकर बैठे हैं, कोई और बैठे हैं, बाकी सब लोग। तो इस दिन जब ये किताब लिख के तैयार हुई, तो सबने कहा भाई आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी मेहनत आज रंग लाई और ये किताब फाइनल हो गई। तो फिर जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा भाई सब इस पे अपने हस्ताक्षर करो, इनिशियल मत करना कि नाम का पहला, पूरे पूरे साइन करना। अब ये एक धरोहर है, ये 1000-10,000 साल बाद भी देखी जाएगी खोल के, तो ये ओरिजिनल जो है ना, ये बहुत बढ़िया होनी चाहिए। 11 बड़े बड़े पेजेस छोड़े गए थे कि हर एक आदमी को अपनी मर्जी से पूरा साइन करने का मौका मिले। सबसे पहले नेहरू उठकर आए, क्योंकि नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहला सिग्नेचर किया, फिर एक एक लाइन से सब आते गए, और जो लास्ट सिग्नेचर किया वो अध्यक्ष ने किया। यानी किसने? अंबेडकर अध्यक्ष नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सबके सिग्नेचर हैं इसमें, और इसके टोटल सिग्नेचर जो उठ के लोग आए थे वो 284 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन बनता है कि कुल कितने हस्ताक्षर हैं आपके संविधान पर, जबकि शुरू में कितने लोग थे? और इस तरीके से 26 नवंबर को ये बुक फाइनली बंद कर दी गई, और कहा आज से ये बुक जो है हमारे देश के लिए संविधान के रूप में हमने इसको मान लिया। इसको मान तो लिया, लेकिन इसमें लिखी बातों को हमने फॉलो नहीं किया। फॉलो करने में हमने 2 महीने लगाए। 26 जनवरी 1950, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। हमने 20 साल पहले खूब पिटाई हुई थी हमारी से मेरा मतलब उस जमाने के लोगों की। इस दिन था 26 जनवरी 1930। रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, पूर्ण स्वराज। ये वो जमाना था जब भगत सिंह के भी चर्चे थे बहुत देश में। पूर्ण स्वराज को लागू करने के लिए, एक सिंबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने झंडा फहराया और कहा सब आजादी मनाओ, आज जगह जगह प्रभात फेरियां निकालो, वंदे मातरम गाते चलो। और पूरे देश में बहुत पिटाई हुई, बहुत लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इंडियंस नहीं रुके, और गांधी के इस इंस्ट्रक्शन को हमने 17 साल फॉलो किया। 1930 से
1947 तक हर साल हमने आजादी मनाई। और पता है वर्ड क्या रखा? सांकेतिक स्वाधीनता दिवस, कि हम संकेत दे रहे हैं किसी दिन अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे और ऐसे नाचते गाते ढोल बजाते हुए अपनी आजादी मनाएंगे। 17 ईयर्स तक जब आपने ये इतिहास में ढोल बजाए, नाच गाने गाए, पिटाई हुई, जेलों में बंद किए गए, लेकिन हम अपनी इस बात से पीछे नहीं हटे। अब ये बात तुम तक कौन नालायक है जिसका ध्यान नहीं है पढ़ने में? इन पे नजर रखो, इनको चलता करो। तो 17 साल तक जब आजादी मनाई तो ये अगली पीढ़ी तक तो बात पहुंचे, इसलिए आपके पूर्वजों ने डिसाइड किया कि ये किताब बेशक हमने लिख के 26 नवंबर को रख ली, इस दिन की भी कीमत है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, लेकिन इस किताब को लागू करने में आपने और 2 महीने का गैप लिया और 26 जनवरी 1947 को 50 को, सॉरी, ये तो मैंने आज़ादी लिखी थी ना, यहाँ से 50 को आपने इस किताब को अपना लिया। ये मतलब इसको लागू कर लिया। अपना तो यही लिया था भाई, किताब हमने साइन कर दिया, बंद करके रख ली, लेकिन इसमें लिखी बातों को फॉलो कब किया? 26 जनवरी 1950। ये जो कहते हैं ना संविधान अपनाया संविधान, इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। अब क्लियर हो गया सबको? ये बताओ जरा, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कौन अध्यक्ष बना? सच्चिदानंद सिन्हा। 3 लगातार की बैठकें बताना कब कब थी? 9, 11, 13। 9 को अध्यक्ष सच्चिदानंद, 11 को और 13 को नेहरू। नेहरू ने क्या पढ़ा था? पास तो तभी करना था, फिर किसने कहा रुक जाओ? अंबेडकर। एक तो मुस्लिम लीग का वेट कर रहे थे और एक देशी रियासतों का, इसलिए पास करने में क्या आ गया? जनवरी 1947। फिर जब हम बंटवारा हुआ तो किसकी सीट चली गई? फिर अंबेडकर जी को कहां बुलाया गया? बंबई। किसकी सीट दी गई? M.R. जयकर, हिंदू महासभा का बहुत बड़ा चेहरा थे, जैसे मदन मोहन मालवीय जी। जयकर जी की सीट पे किसको जगह मिल गई? अंबेडकर। और फिर काम शुरू हुआ। आप अगस्त में आजाद हुए हैं और अगस्त के ही लास्ट में कौन सी डेट बताई थी वो? क्या बना दी गई आपकी? कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। 15 अगस्त तक तो सोचो ये वहां थे, ये अंबेडकर जी वहां थे। 15 अगस्त के बाद यहाँ आए और विद इन 14 डेज आपकी कमेटी बना दी गई, जिसमें कितने मेंबर रखे गए? 7। और इस कमेटी ने अपना काम बहुत बढ़िया किया। इस कमेटी को पहले एक छोटा मोटा सा काम करके किसने दे दिया था? B.N. राव ने। राव कहाँ बैठा करते थे? UNO के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है ये? हेग में। हेग किसका शहर है? नीदरलैंड का। जिसको आप हॉलैंड कहते थे ना पहले, वही नीदरलैंड है, उसका शहर है हेग। हेग में हेडक्वार्टर था ICJ का, आज भी है, 2023 में भी, और आज भी एक इंडियन वहां बैठा है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। किसी को नाम पता है उसका? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह है, वो आज भी आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सिर्फ 15 जज जाते हैं वहां ICJ में, उनकी बेंच होती है पूरी। उन 15 में आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि आपके देश का एक आदमी सेकंड टेन्योर के लिए चुना गया है। 2012 में गए थे दलबीर सिंह जी, 12 में 9 साल के लिए जाते हैं, तो 2021 में वापस आने थे, लेकिन 21 में ये दोबारा इलेक्ट हो गए और अब ये 2030 तक रहेंगे। बहुत लंबा टेन्योर, 18 साल। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज तक 4 इंडियंस को यहाँ बैठने का मौका मिला, जिनमें अब प्रेजेंट में कौन बैठे हुए हैं? दलबीर सिंह, DS, दलबीर सिंह, इंपॉर्टेंट है ये नाम। 29 अगस्त को ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया बन गए, जिसमें कितने मेंबर बताए तुमने? ठीक है। इसके बाद इन्होंने कितने साल काम किया? 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसमें कितने सेशंस लगे? 11। पहले सेशन की अगर बात करें तो 9 को मानते हैं, लास्ट बैठक मानते हैं 24। 24 जनवरी 1950 से पहले आपने किताब फाइनल कर ली थी, कितने सिग्नेचर्स के साथ? 284। वो पहला सिग्नेचर किसका था? नेहरू का। और लास्ट साइन? हाँ, राजेंद्र प्रसाद का। आपके ये 26 जनवरी को हर साल आप एक दिन मनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है यहाँ पे संविधान को आपने लागू नहीं किया, अपना लिया, इसलिए उस दिन को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर डे, उसी दिन को कहते हैं संविधान दिवस। लेकिन आपने लागू कब किया ये? 26 जनवरी। हाँ, अब ध्यान से आज की लास्ट बात सुनो। 24 जनवरी 1950 ये लास्ट बैठक थी, परसों लागू होने वाला है। इस बैठक में सब पहुंचे और सबने कहा भाई आज से हमारा काम खत्म, अब हमने किताब लिख ली, अब इसको लागू कर देंगे परसों, तो आज से हम संविधान सभा ही नाम बदल के क्या बन गई? हमारी संसद। और इस संसद ने 3 चीजें डिसाइड कर ली। 3 चीजें क्यों? क्योंकि एक दिन बाद ही 26 तारीख आ जाएगी। 26 तारीख को डॉक्टर सुकर्णो आने वाले हैं, दुनिया की नजर होगी, इंडिया रिपब्लिक बनेगा, तो बहुत दुनिया से लोग आएंगे कवरेज देने के लिए। तो कहा गया कि भाई जब वो लोग आएंगे तो अपने देश की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए, हर देश के पास नेशनल एंथम होता है ना, राष्ट्रगान, हर देश के पास नेशनल सॉन्ग होता है। इस दिन संसद बन के इस सभा ने कहा आज के बाद भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, ये 3 चीजें फाइनल होंगी। यानी 24 जनवरी को 3 चीजें फाइनल की गई, राष्ट्रगीत भी, राष्ट्रगान भी और राष्ट्रपति भी। राष्ट्रगीत के रूप में हमने वंदे मातरम, ये मैंने एक दिन आपको कहानी सुनाई थी कैसे लिखा गया, कितने सेकंड बताओ? कितने सेकंड? 52 नहीं, इसमें 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? मातरम, ऐसे हलंत लगा हुआ है संस्कृत में। कुछ शब्द बंगाली भाषा के भी हैं। और राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन, ये किस भाषा में है? ये किस में है?
बेटा द्रविड़ तो नहीं है ना, द्रविड़ तो साउथ की होती है। ये बंगाली भाषा में है, इसमें कुछ वर्ड्स संस्कृत के हैं। अब इस बात को ध्यान से सुन लो, ये तुम्हें अब तक नहीं पता, तुम सब 20+ हो। ये वंदे मातरम संस्कृत भाषा में है, कुछ वर्ड्स बंगाली हैं। ये बंगाली भाषा में है, कुछ वर्ड्स संस्कृत के हैं। आ गया समझ में? ये इसमें हलंत ज्यादा नहीं है, इसके वर्ड्स में हलंत ज्यादा है। सुजलाम सुफलाम लिखा है, देखा है ना? ये मलया जी, देखो हर एक में हलंत, स्कूलों में नहीं बोर्ड पे टंगे होते ये हलंत की भाषा। हलंत की कौन सी भाषा होती है? संस्कृत। लेकिन कुछ वर्ड क्या है? बंगाली, क्योंकि लिखने वाला आदमी बंगाली है। किसने लिखा ये? बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी क्या होते हैं? बंगाली। बोस, घोष और चटर्जी, चट्टोपाध्याय सब बंगाली तो हैं। तो वंदे मातरम की भाषा क्या है? संस्कृत। लेकिन कौन से वर्ड भी यूज किए गए? बांग्ला। ये क्या है? बांग्ला। कुछ वर्ड किसके हैं? संस्कृत के। और टैगोर दुनिया में धरती पे एक ही आदमी है जिसने 3 देशों के राष्ट्रगान में कुछ ना कुछ हेल्प की। हमारा पूरा लिखा, आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का लिखा, और श्रीलंका के में मदद की थी। राष्ट्रपति के रूप में किसको बनाने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद। ये ऑलरेडी क्या थे? संविधान सभा के। तभी तो मैंने लिखा 1946 से 1962 तक ये आदमी देश की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहा। ये 3 चीजें क्या डेट टिक मार्क करनी है? 24। इसको गलत कर दोगे पेपर में, 3 चीजें आ जाए, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, तो 24। लेकिन अगर एक चीज लिखी आ जाए तो आंसर आता है 26 जनवरी 1950। क्या चीज आपने अपनाई थी? नहीं, संविधान तो अपनाया था। एक जैसे ये है, ये इंडिया को सिंबलाइज करते हैं भाई, राष्ट्रगीत ये इंडिया का है, आपका झंडा। उस 26 जनवरी को आपने क्या अपनाया था? अपना नेशनल एम्बलम। झंडा तो आपने आज़ादी से पहले फाइनल कर लिया, क्योंकि आज़ादी पे आपको जो फहराना था वो आपका झंडा था। झंडा दिवस हर साल कब मनाते हो? 22 जुलाई। ये फाइनल हुआ था झंडा कि भाई 15 अगस्त को ये अंग्रेजों का जो ये ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक का झंडा ये नीचे गिरा के और अपना झंडा ऊपर जाएगा। तो वो तो 47 से फहरा रहे थे हम। हर साल 15 अगस्त पे झंडा फहराने का ट्रेंड था ना 47 से 50 तक। तो झंडा 3 बार आप पहले ही फहरा चुके थे। यहाँ जाके 3 चीजें आपने 2 दिन पहले फाइनल की। और एम्बलम, एम्बलम जानते हो? हाँ, वो 4 शेर वाला, जिसमें पीछे कंट्रोवर्सी नहीं है कि मोदी जी ने उनके चेहरे बड़े भयानक बनवा दिए हैं, इस तरह की बात उठी थी। ये कहाँ से लिया गया एम्बलम वाला? अशोक स्तंभ बहुत सारे हैं, कहाँ वाले से? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? कहाँ है सारनाथ? ये भी एक क्वेश्चन है, ये तुम्हें जरूर देखना चाहिए। पूरी बेल्ट है ये, यूपी बिहार वाली ना, यहाँ अशोक ने बहुत काम किया था। यहीं पे एक स्तंभ है। जब अशोक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब वापस आ जाओ, अब तुमसे मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका वैसा आंसर देना। नेशनल एम्बलम कब फाइनल किया गया? हाँ, क्योंकि एम्बलम की प्रैक्टिस नहीं करनी थी, वो 4 शेर वाला। और नेशनल सॉन्ग का फाइनल किया क्योंकि आपको गा के देखना, 2 दिन आपने प्रैक्टिस की। राष्ट्रपति, उसने भी भाषण बोल के देखे होंगे। और राष्ट्रगीत भी और राष्ट्रगान भी। 3 चीजें हैं 24 की। क्या क्या? गीत, गान और पति। और वो 4 शेर वाला एम्बलम हमारा 26 का। किताब आपने कब फॉलो कर ली? फॉलो कब की? 26 जनवरी 1950। पहले से आप उसको अडॉप्ट करके बैठ गए थे। कब से? 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक कब हुई है? और पहली बैठक उद्देश्य प्रस्ताव वाले दिन कौन था पढ़ने वाला? और पक्का कि भाई अब आप ही संभालेंगे हमें कई साल तक। ये कौन था अध्यक्ष? आपकी उम्र ज्यादा है सर, आप बन जाओ। क्लियर सबको? ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।